नमस्कार। इस समय हमारे साथ बादली के विधायक कुलदीप वत्स मौजूद है। लगातार विधानसभा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाते रहे और परसों ये गए भी थे। क्या पूरा मामला था, इनसे जानेंगे। जनाब, परसों बड़े ही अचानक आप लोग वहां पर पहुंचे, क्या मामला था? और आपने अधिकारियों से बात भी की और शायद सीएम से आपने शिकायत भी की थी। देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। आज भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात ये जो लोग करते हैं, नायब सिंह सैनी को मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज तहसील में चले जाओ आप, पूरे जिला झज्जर की हालात क्या है। 100 रुपये गज, 200 रुपये गज, 500 रुपये गज लेके रजिस्ट्रियाँ की जा रही है। मेरे को कंप्लेंट मिली कि जी यहाँ हमारे से 133 गज की रजिस्ट्री के 65,000 रुपये मांग रहे हैं। 400 गज की जो किसी की रजिस्ट्री थी उनके मांग रहे थे 1.5 लाख रुपये, और एक से लिए थे 45,000 रुपये। तो मैंने कहा भाई, मैंने कुदरती ऐसा हुआ जब उनके फ़ोन आए तो मैं वहीं पे था, और मैंने नायब तहसीलदार को फ़ोन भी किया था, और नायब तहसीलदार बोला सर मैं कर देता हूँ रजिस्ट्री। मैंने कहा भी इन गरीब आदमी क्यों परेशान कर रहे हो। उसके बाद नायब तहसीलदार ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और उनसे पैसे लेके रजिस्ट्री की। तो ये पूरे जिला झज्जर में, पूरे हरियाणा में, आज तहसील में जाओ, थाने में जाओ, कहीं और कहीं जाओ, ये जो नीचे जो अफसर बैठे हैं इन्होंने गदर मचा रखा है। और मुख्यमंत्री ईमानदारी की बात करते हैं। आम जनता से पूछिए, मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री में अगर जिगरा है तो आइए वो और पूछे, आम जनता से आके पूछे, तहसीलों में जाके बैठे अपनी सीआईडी के तंत्र को लगाएं कि आपके तहसीलों में क्या हालात है। और धड़ाले से रजिस्ट्रियाँ हो रही, रिश्वत ले लेके रजिस्ट्रियाँ हो रही। आरसी जो है वो सराम, मैंने उसको वो बोला कोई अपने आकूपर से था, बोले सर मैंने विधायक जी 20,000 रुपये दे दिए और 40,000 रुपये बोले जी मैं भी इसको दे रहा था। अब बोला ये आप नहीं आते, तो बोले वो तो बगैर कंप्लेंट अकेला है। तो ये मैं कह रहा हूँ डीसी साहब ने या इन सब ने एक्शन लेना चाहिए। डीसी साहब से मैं बात भी कर रहा हूँ, और मैं मंगलवार को चीफ मिनिस्टर साहब से मैं स्वयं इस चीज़ के लिए मिलूंगा, डीजी विजिलेंस से मिलूंगा कि आपके नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले और इतने बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब लगातार विधानसभा में प्रायोरिटी से मुद्दा उठाते रहे, पूरे 5 साल हो गए, तो क्या बेलगाम अधिकारी है या कहीं ना कहीं नेताओं की साठगांठ है जनाब? देखिए, जब किसी राजा का भय नहीं होता हो तो अधिकारी तो बेलगाम होते हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकारी छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक बेलगाम है। कुछ अफसर अच्छे भी हैं, ईमानदार भी हैं, मैं ये नहीं कहता सभी भ्रष्ट हैं, ईमानदार भी हैं, और ईमानदार कम पर बेईमान ज़्यादा हो रहे हैं। और लोगों ने उन्होंने अच्छाई से या लोगों को भला करने से उन्होंने कुछ नहीं लेना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपना पेट कैसे भरें और हम अपनी लूट की दुकान को कैसे चलाएं। ये आज देखिए, एक एक अधिकारी, मैं कह रहा हूँ, एक एक अधिकारी के पास इतनी ये जो चीज़ें और ये कहाँ से आ रही हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैक है जो उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण हो, चाहे किसी बड़े अफसरों का संरक्षण हो। तो इसकी वजह से ये जो दिखते आ रही है ये बड़ी गंभीर दिखते हैं। आप लगातार अधिकारियों को नसीहत भी देते हैं कि राज आएगा तो मैं शायद गड्ढे में से खोदकर उन लोगों को निकाल लेंगे, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने गरीबों को परेशान किया। तो जाहिर सी बात है इन लोगों के दिमाग में शायद भय नहीं है, या इन लोगों को ये सुगबुगाहट अब शायद लोकसभा के बाद तो आने लगी होगी कि कांग्रेस का राज आ रहा है। जो विधायक कुलदीप वत्स ने कहा है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो परसों आप गए हैं तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों के जो हाथ पैर फूलने थे वो हो गए होंगे जनाब। शुरू देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, अधिकारियों ने भी पता लगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और अपना राज आ रहा है, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। और एक चीज़ मैं जरूर कह रहा हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को जोक की तरह जो अधिकारी चूस रहे हैं, जो जनता का बुरा कर रहे हैं, जो जनता को अपमानित कर रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ कि उन अधिकारियों का राज आने पर मैं बिल्कुल उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। गरीब का जब नाम आता है तो विधायक बड़ा भावुक से भी हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अधिकारी कितना बड़ा है, वो एकदम से अग्रेसिव भी हो जाते हैं। क्या भावनात्मक जग जाते हैं या फिर कोई गुस्सा आ जाता है? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं एक गरीब किसान का बेटा रहा हूँ, मैंने गरीबी बहुत नज़दीक से देखी है, और मुझे ये पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। और जो आदमी ये भूल जाए कि गरीब कुछ नहीं होता, गरीब को कुचल दो, तो इस बात का सौभाग्य से मेरे को दर्द होता है। और मुझे वो समय मेरे पिताजी की डेथ हुई जब मैं 6 साल का था। मुझे गरीबी का एक एक पल देखा है, और मुझे गरीब का दर्द पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है, किसान का दर्द क्या है, मजदूर का दर्द क्या है, एक आम व्यक्ति का दर्द क्या है। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी पर बैठने के बाद वो इस दर्द
को नहीं, जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूट की दुकान दिखती है, लूट के अलावा उन्होंने गरीब या अमीर से कोई कुछ लेना देना। तो मैं कहता हूँ देखिए, आत्मा से परमात्मा भगवान देखता है। कभी किसी की बद्दुआ मत लो, किसी का गरीब का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। तो आज लोगों को लूट रहा है, एक आदमी 100 गज की रजिस्ट्री करा रहा है और वो 100 गज की रजिस्ट्री के 60,000 रुपये दे रहा है, तो आप ये देखिए 60,000 65,000 रुपये दे रहा है, तो कितने रुपये गज का वो होगा। तो ये गरीबों को मारने का ही काम हो रहा है। जो व्यक्ति राजनीति करता है वो तो अधिकारी से साठ गांठ रखता है कि ठीक है साहब, जनता ही मैंने धमका दिया। आप धमका देते हैं तो फिर सरकार आएगी तो आप लोगों को काम कराने में दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, अच्छे अधिकारी है, काम करना पड़ेगा, पैसे सैलरी लेते हैं, फ्री में कोई नहीं करता। अगर जिसने नौकरी करनी है, जनता की सेवा करनी है, सैलरी लेनी है तो काम करना पड़ेगा, वो नहीं तो उसका भाई करेगा। 100% अच्छे अधिकारी भी है जो काम करने के लायक है, काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी चोर हैं, ये सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अच्छे अधिकारी भी है, ईमानदार भी है, काम करने जानते हैं। कुछ नकारा आप खुल के तारीफ भी करते हो? हाँ, जो हैं, मैंने कुछ पुलिस अफसर है यहाँ, पुलिस कप्तान, चाहे वो आरपी जैन था, चाहे वसीम था जी, और भी रहे। मैंने अब जो डीजीपी हैं, मैं इस बात में नो डाउट ईमानदार आदमी है कपूर साहब, डीजीपी हरियाणा, एडीजीपी सीआईडी है, ईमानदार। हमारे जो पुलिस कमिश्नर झज्जर लगे हैं, ईमानदार आदमी, काम करने वाले आदमी। तो जो अच्छे अफसर हैं तो उनकी कहनी चाहिए। अब जो नए अफसर आए उनको तो मुझे पता नहीं, जो पर डीसीपी जो अब लगे हैं, सब अच्छी बात है। हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली है तो हम तो उनको अच्छा भी कहेंगे, और जो बुरा है उनको बुरा भी कहेंगे। विधानसभा चुनाव का बिल्कुल तकरीबन बच चुका है। 100 दिन के अंदर अंदर शायद विधानसभा चुनाव मैदान में आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव 5 सीटें आप लोगों को आई। अगर हम बादली की बात करें तो प्रचंड बहुमत शायद हुड्डा साहब को मिला, दीपेंद्र जी को मिला। उसमें मेहनत आप लोगों की भी बहुत रही, पूरा परिवार लगातार काम करता रहा। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा में भी मैं आपके साथ कई चुनाव, मतलब कई जगह घूमा, कई गाँव में घूमा, वहाँ लोग कह रहे थे कि विधायक लगातार उनका पूरा परिवार घूमता है। पहले यहाँ तो हाईटेक हो जाते हैं विधायक कि भाई एक व्यक्ति आया और सिर्फ फोटो सेशन कराया चला गया। पूरा परिवार एकजुट होकर लामबंद था, उन लोगों के दुखों को करने की कोशिश कर रहा था। या फिर भाजपा के कोई बड़े नेता थे, अगर आप रोड़ा डाला था, उनके खिलाफ भी आप लोग लगातार लड़ रहे थे। विधानसभा चुनाव में कितनी उम्मीदें हैं कुलदीप वत्स को बादली से? धन्यवाद। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं धन्यवाद करता हूँ बादली हल्के का। और जहाँ तक चुनाव की बात थी, मेरा परम कर्तव्य बनता है कि ये मेरे नेता का इलेक्शन है, और हमारा, मैं कहता हूँ, रोहतक पार्लियामेंट की बात नहीं थी, वो हरियाणा के भविष्य की बात थी। जो एक नेता हैं जिसने ना दिन देखा ना रात देखी, और पूरे रोहतक पार्लियामेंट की सेवा करी, हरियाणा की सेवा करी, और ऐसे शख्सियत के लिए मैं कहूँ मेरा परिवार भी थोड़ा पड़ा। मैं तो कहता हूँ जितनी मैं मेहनत कर सकता था उससे कोशिश की मैंने, उससे भी ज़्यादा करने की। और दीपेंद्र जी के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, ये तो मेहनत की बात है। तो कारण क्या है, आज एक दीपेंद्र जी का चुनाव नहीं था, ये हरियाणा का भविष्य का चुनाव था, युवाओं का भविष्य का था, किसान का, मजदूर का, बीपीएल परिवारों का। और मैं धन्यवाद करता हूँ बादली हल्के की जनता का, पूरी रोहतक पार्लियामेंट का, कोसली हल्के का भी धन्यवाद करता हूँ कि 9 के 9 हल्कों ने जीत दर्ज कराई और बड़ा आशीर्वाद दीपेंद्र जी को दिया। और दीपेंद्र जी को जो आशीर्वाद मिला है, दीपेंद्र जी भी उस आशीर्वाद को कई गुणा करके उस कर्ज को उतारने का काम करेंगे। जहाँ तक बादली की बात है, बादली के 36 बिरादरी के भाईचारा का मुझ पर आशीर्वाद है। मुझे हर व्यक्ति, देखिए राजनीतिक में जिनके पेट में दर्द रहता है वो ना मेरे से मिटे ना आपसे मिटे, वो रहेगा। पर मुझे इतनी जरूर है कि मैंने 5 साल अपनी ईमानदारी से बादली हल्के के 36 बिरादरी के भाइयों की, चाचाताओं की दुख में, दर्द में जैसे मेरी बल पड़ी, चाहे वो कोविड का मामला था, मैं ईमानदारी से अपने परिवार के साथ खड़ा रहा हूँ। और मुझे भी बादली हल्के की जनता प्यार करती है, अपना बेटा अपना भाई मानती है। मैं बादली हल्के का जीवन भर एहसान बंद हूँ कि मुझे हर वक्त जब मुझे जरूरत होती है तो बादली हल्के की जनता ने मेरा जो साथ दिया है, मैं कहता है कि अपनी चमड़ी की जूती बना के अक्सर कहता हूँ, इनका मैं एहसान जब भी इनका एहसान उतार सकता है, इनका बड़ा एहसान मेरा है। और बादली हल्के की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। रोहतक लोकसभा में 9 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। पहले एक ऐसे विधायक हैं कुलदीप वत्स जो साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि मुझे शायद 2 वोट कम दे देना, लेकिन दीपेंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा वोट। शायद वो अपील है कि इतने बड़े मार्जिन से पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत दीपेंद्र हुड्डा की हुई। देखिए, एक्चुअल मैंने एक बात कही, दीपेंद्र जी का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था हरियाणा के भविष्य का चुनाव था, हरियाणा के युवाओं का भविष्य का सवाल था, किसान का था, मजदूर का था, बीपीएल परिवार, हर उस व्यक्ति का था। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी, देखिए मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ। जितनी मेहनत
दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करा। जैसे देश में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार दीपेंद्र हुड्डा जी भी हरियाणा में दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि दीपेंद्र हुड्डा जी को बहुत लंबी राजनीति करनी और प्रदेश की सेवा करनी, तो यहाँ जितने बड़े मार्जिन से जीत के जाते हैं तो देखिए ऑब्वियसली नेता में राहुल गांधी जी को भी पता लगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी 3.5 लाख वोटों जीत के आए, तो एक कद बढ़ता है। अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो हर इस वर्ग का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो बसें उनकी शायद फ्री होगी, 300 यूनिट बिजली होगी, गरीबों के लिए 100 गज का प्लॉट होगा। मैनिफेस्टो को बड़ा बारीकी से देखा गया है, तो शायद वो दर्द को समझा गया है जो पिछले 10 सालों से हरियाणा झेल रहा है। बिल्कुल उस दर्द को देखा गया है जो हरियाणा गरीबी को और युवाओं का जो बेरोजगारी का था, किसान का था। अब बीपीएल परिवार बेचारे जो एक एक घर में इतना बिजली का बिल आ रहा है, वो बिजली का बिल ही नहीं भर पा रहा, तो 300 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपये गैस सिलेंडर है, प्रत्येक महिला को 1500 रुपये का है, और अपना बसों में किराया फ्री गरीब आदमियों का। तो काफ़ी ऐसी स्कीम है, किसान की है, एमएसपी लागू करेंगे भाई, हमारे ओपीएस लागू करेंगे, तो काफ़ी ऐसे हमारे मैनिफेस्टो में हैं जो मतलब एक बैलेंस इस प्रदेश को करके चला है। और उसमें आने वाले समय में आम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, हर व्यक्ति को, युवाओं को उसका फ़ायदा मिलेगा। एक सवाल पूछेंगे, घुमा के जवाब नहीं दीजिएगा, बिल्कुल साफ। जब हुड्डा साहब ने कहा कि अगर अब की बार सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है एक ब्राह्मण परिवार से डिप्टी सीएम होगा, तो जाहिर सी बात है एक बड़े, अगर मैं पूरे हरियाणा में देखूं तो ब्राह्मण नेता के तौर पर आपने जो स्टैब्लिश किया, चाहे कितने भी बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं आप लोग ने लीड किए हैं, तो क्या हम एक आगामी डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं? देखिए घुमा के बात नहीं, देखिए नहीं, मैं घुमा के नहीं, मेरे नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र जी और आदरणीय राहुल गांधी जी। मुझे जो जिम्मेवारी देंगे, चाहे मुझे वो चपरासी की भी जिम्मेवारी देंगे, तो मैं उस परिवार का लॉयल आदमी हूँ। जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी उसको बेखूबी से मैं निभाऊंगा। और मुझे सिर्फ मेरा एक मकसद है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, और मैं अपने इलाके का जो 10 साल मेरे इलाके का नुकसान हुआ है बादली हल्के का, उसमें चाहे नौकरी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, मैं एक बार इस जनता का कर्ज उतार सकूँ। कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से और अच्छे मार्जिन से, यहाँ देखना आप, ये तो 75 पार का नारा देते, तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी डबल डिजिट में भी ना पहुँचे। बादली की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए बादली में मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, खासकर युवा जो आज बेरोजगार है, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, युवा अपराध की तरफ जा रहे हैं। जब तक हम बच्चों को, आज अपराध में बच्चे क्यों जा रहे हैं, युवा क्यों जा रहे हैं, उसका सबसे मोटो है, सबसे मोटा कारण एक ही है कि एजुकेशन की कमी, दूसरी बेरोजगारी। जब बच्चों के पास रोजगार नहीं है तो बच्चे उधर उधर भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, बदमाशी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा मकसद एक रहेगा कि अपने इलाके पे सबसे ज़्यादा फोकस यूथ पे करूं और कंट्रोल करूं, नशे पे, अपराध पे कंट्रोल करूं। जहां तक एजुकेशन है, हम बच्चों को ये सुविधा दें कि गरीब से गरीब बच्चा अच्छी एजुकेशन ले सके, आगे बढ़ सके। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात है, चाहे रोडों की बात है। मेरा सबसे बड़ा, जैसे हमारे इलाके में फैक्ट्रीज है, अब जैसे कई बड़ा गदर है, हमारे इलाके के बच्चों को फैक्ट्रिया में नौकरी नहीं मिलती। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ा पेन है इस बात के लिए और मुझे दर्द है, क्योंकि हमारे बच्चे को कहते हैं 50 किलोमीटर तक के बाहर से होने चाहिए बच्चे, तो मुझे दर्द है इस बात का। मैंने इस चीज़ पे फोकस करना कि आने के बाद मेरे बादली हल्के के बच्चों को नौकरी मिले, जिला झज्जर के बच्चों को नौकरी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएँ और स्टेबलिड हों, और उसमें लोगों को बिजनेस भी मिलेगा, लोगों को रोज़गार भी मिले। मेरा फोकस अपने बादली हल्के पे कई चीज़ ऐसी है जिनमें मेरा विशेष तौर पे फोकस है। आप लोगों का जो दबाव था कहीं ना कहीं भाजपा पर काम तो आ रहा है। जिस तरह से सरपंचों की बात की जाए तो अब 21 लाख रुपए की ग्रांट उनको अप्रूवल की है, किस तरह देखते हैं उसे? मुझे ग्रांट तो 21 करोड़ की भी दे दें, पर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री साहब, उनके खाते में तो कुछ डाल दो। उनके खाते में 21 रुपये नहीं, तुम मान्यता 21 लाख की दे रहे हो। अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले हैं। ना इनकी नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है। इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। और मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो आज मुख्यमंत्री हैं उससे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तेरे नाक के नीचे तेरे जिला में माइनिंग का है, यमुनानगर में, बोलो क्या कार्रवाई कर रहे हो?
रजिस्ट्री घोटाला था, क्या कार्रवाई की, शराब घोटाला था, क्या कार्रवाई की, धान घोटाला था, क्या कार्रवाई की, डाडम घोटाला, खानन का घोटाला था, क्या कार्रवाई की। ये सब भ्रष्टों के सरदार हैं, ये कुछ नहीं। अब ये 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले, झूठी बातें। 100 गज के प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए 3.5 लाख परिवारों को, 20,000 की रजिस्ट्री ये रह गई थी जो 10 साल में नहीं दी। इसका भी कह रहा हम गरीबों को भी परिवारों को प्लॉट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहिए, बड़े झूठे लोग हैं। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। तो ये भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी है और परिवार को तोड़ने वाली पार्टी बीजेपी है। ये देश और प्रदेश हित की पार्टी नहीं है। बात करने के लिए धन्यवाद आपको।